गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो मैंने सैम्पल पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था उसी के आंसर्स डिस्कस करूंगी और उसको डिस्कस करते हुए हम थोड़ा रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स करेक्टली डिफाइन द टर्म ग्रोथ, यानी कि वृद्धि शब्द को सही से परिभाषित क्या करता है, कौन सा इसमें से ऑप्शन है। तो सबसे पहला है रेफर्स टू चेंज ओवर अ पीरियड, यानी कि एक अवधि में परिवर्तन को संदर्भित करता है। सेकंड है मात्रात्मक और मूल्य आधारित। थर्ड इज सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि आपका जो चैप्टर थर्ड है उसमें बताया गया है कि वृद्धि और विकास में अंतर जो हमने किया था क्लास में, तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ मात्रात्मक होती है, मूल्य आधारित होती है और सकारात्मक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है। और एक टाइम पीरियड में जो चेंज आता है वो मतलब उससे पता चलता है ग्रोथ का। तो ये तीनों ही पॉइंट इसके कंटेक्स्ट में सही बैठ रहे हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, जबकि डेवलपमेंट जो है, विकास, विकास हमेशा सकारात्मक होता है और विकास जो है वो गुणात्मक होता है। तो इस तरह का जो हमने डिफरेंस किया था, तो उसके आधार पे आंसर डी इज़ करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो मानव विकास है उसका एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। और हमारे ऑप्शंस हैं नंबर 1 किसी देश के लोगों द्वारा भोगी जाने वाली जीवन की गुणवत्ता। सेकंड है अवसरों की उपलब्धता। थर्ड है उन्हें प्राप्त स्वतंत्रता। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो डी है, फोर्थ ऑप्शन जो है वही करेक्ट है, क्योंकि मानव विकास का महत्वपूर्ण पहलू जो है, ये जो ऊपर के तीनों पॉइंट्स जो दिए हुए हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है और अपॉर्चुनिटीज़, उनको अवसरों की उपलब्धता कितनी है लोगों के लिए और उनको स्वतंत्रता प्राप्त है कि नहीं, तो ये तीनों ही हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटर्मिन द प्लेसेस दैट टूरिस्ट्स विजिट, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं अलग तरह से बोलूँ तो पर्यटन को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, यही पूछा गया है। और आपके ऑप्शंस हैं जलवायु, सेकंड इज परिदृश्य यानी लैंडस्केप, थर्ड इतिहास और फोर्थ है लागत। तो आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और करेक्ट आंसर जो है वो डी है, ये सभी, यानी कि पर्यटन को ये चारों फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं, यानी कि जलवायु, इतिहास, परिदृश्य और लागत। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर नोन एज, यानी कि विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो हम सभी को पता है इसे गेट, सबसे पहले गेट का निर्माण हुआ था और उसको ही ट्रांसफॉर्म करके WTO बना दिया गया था। तो इसमें हमें इसकी फुल फॉर्म जो है करेक्ट वो पहचाननी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जर्नल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि टैरिफ और व्यापार के लिए सामान्य समझौता। तो ये इसकी करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन एज असर्शन ए एंड रीज़न आर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको एक असर्शन दिया होगा, एक रीज़न यानी एक अभिकथन है, एक कारण है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा दोनों में से कौन सा करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, या हमें ये भी बताना है कि जो कारण दिया है वो कथन का सही कारण है या नहीं, या उसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं।
तो हमारे पास कथन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जिन्हें वे स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते हैं या कहीं और कम कीमत पर खरीद सकते हैं। तो ये करेक्ट है ये स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड है जो उसका कारण दिया है वो है, आदिम समाजों में प्रचलित वस्तु विनिमय प्रणाली ने वस्तुओं के प्रत्यक्ष विनिमय को आवश्यक बना दिया, जिससे लंबी दूरी के परिवहन मार्गों के विकास तक स्थानीय बाजारों तक व्यापार सीमित हो गया। तो ये भी करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन जो कारण दिया हुआ है वो कथन का सही कारण नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अ और क दोनों सत्य हैं, लेकिन क अ की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषि भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में किसानों की संख्या को इस प्रकार जाना जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। जनसंख्या का कृषि घनत्व, ऑप्शन बी है जनसंख्या का औद्योगिक घनत्व, सी जनसंख्या का कार्य घनत्व, डी जनसंख्या का ग्रामीण घनत्व। तो इसमें से जो सही आंसर है, क्योंकि कृषि भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में किसानों की संख्या को देखना है ना हमें, तो इसमें ए करेक्ट आंसर है, जनसंख्या का कृषि घनत्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1901 से 1921 तक की इस अवधि को किस रूप में संदर्भित किया गया है, यानी कि क्या कहा गया है इस टाइम पीरियड, इस काल को। नंबर ए जो है वो है भारत की जनसंख्या वृद्धि का स्थिर चरण, बी है स्थिर जनसंख्या वृद्धि, सी भारत में जनसंख्या विस्फोट, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो 1901 से 1921 तक का समय था बच्चों, वो भारत की जो है जनसंख्या वृद्धि का स्थिर चरण था। तो इसमें भी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, the land that is left uncultivated for one or less than one agricultural year round, यानी कि वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए बिना खेती के छोड़ी जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस आपको 4 दी हुई है, नेट सोन एरिया, बी करंट फैलो, सी कल्टिवेबल वेस्टलैंड एंड डी एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रोव्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी करंट फैलो, यानी कि वर्तमान परती भूमि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो है भाषाई समूह कौन सा है। तो इसमें ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए हैं, सिनो तिब्बती, ऑस्ट्रिक, सी इज़ इंडो आर्यन एंड डी इज़ द्रविड़। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी इंडो आर्यन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज़ हाई इन डैश स्टेट्स। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो भूजल उपयोग है वो किस राज्य में अधिक है। ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये जो तीनों जो राज्य हैं यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है वो बहुत अधिक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सेम वैसे ही रीज़न और असर्शन वाला है।
तो सीधा पढ़ते हैं इसे। कथन जो है वो है, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। और इसका कारण जो दिया है वो है, सतत विकास के लिए आर्थिक विकास को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। यानी कि फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो ये भी सही है। और जो हमारा जो कारण है वो जो हमारा कथन है उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि मतलब भारत में जो खनिज संसाधन है उसका संरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि जो ये हमारा आर्थिक विकास है और जो हमारे पर्यावरण से संबंधित जो हमारी समस्याएं हैं, तो इनको एकीकृत किया जाना चाहिए। यानी इनको दोनों आपस में, क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई हैं कि आर्थिक विकास भी तभी संभव है जब हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे या पर्यावरण को भी हम संरक्षित रख पाएंगे। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12, on the basis of the width of track of the Indian Railways, 3 categories have been made। तो भारत के जो रेलवे है उसमें जो पटरी की चौड़ाई के आधार पर 3 श्रेणियों में उसको बांटा गया है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज एंड डी ऑल द अबव। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो गेज हैं इसी में ही जो भारतीय रेलवेज़ है उसके ट्रैक जो हैं वो इन तीनों में क्लासिफाई किए गए हैं। कुछ ब्रॉड गेज हैं, कुछ मीटर गेज है और कुछ नैरो गेज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेलवे रूट कनेक्ट्स रोहा टू मैंगलोर is an engineering marvel. The railway route is known as। तो जो रोहा को मैंगलोर से जोड़ने वाला जो रेलवे लाइन है वो एक इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है। तो ये रेलवे जो है मार्ग, ये किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं, ए कोलकाता रेलवेज, बी बेंगलुरु रेलवेज, सी कोंकण रेलवेज एंड डी चेन्नई रेलवेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोंकण रेलवेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। यानी कि वायु प्रदूषण का कारण इनमें से कौन सा नहीं है। बच्चों, जब भी आप एग्ज़ाम में पेपर कर रहे होंगे तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को बहुत क्लियरली पढ़ना, क्या पूछा गया है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि एयर पोल्यूशन का कारण नहीं है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए जो है वो है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधनों का दहन। तो ये एयर पोल्यूशन का कारण है। सेकंड है माइनिंग एक्टिविटीज़, यानी कि खनन गतिविधियाँ। तो जो खनन गतिविधियाँ होती हैं वो भी कारण होती हैं एयर पोल्यूशन का। सी इंडस्ट्रीज़, और डी जो है वो है एग्रीकल्चरल रन ऑफ, यानी कि कृषि अपवाह। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि कृषि अपवाह, एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो है वो एयर पोल्यूशन का कारण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस ग्राफ को आप देखिए ध्यान से, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विच
sorry, countries with the highest population, how many countries are located in Asia? तो एशिया में कितने देश हैं? तो A is 6, B 4, C 9 and D 2। तो इनमें से आपको पहचानना है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन के इन 10 देशों में से एशिया के कितने देश हैं। तो देखिए, पहला मैक्सिको जो कि एशिया में नहीं है, देन रशिया, बांग्लादेश, उसके बाद नाइजीरिया नहीं है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील नहीं है, फिर इंडोनेशिया है, फिर यूएसए नहीं है, इंडिया और चाइना है। तो ये कितने हो गए? ये 6 कंट्रीज़ हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज़ इंक्लूडेड इन टॉप 10 कंट्रीज़ विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये जो आपको कंट्रीज़ दिए हुए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि साउथ अमेरिका का कंट्री कौन सा है इसमें से। तो साउथ अमेरिका में इसमें से बच्चों ब्राज़ील आता है। ठीक है, साउथ अमेरिका में है ब्राज़ील। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मैनी कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका आर इंक्लूडेड इन द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़। यानी कि इसमें से जो अफ्रीका के कितने देश हैं। तो अफ्रीका के देश जो हैं वो एक है नाइजीरिया, और उसके बाद सिर्फ एक ही कंट्री है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 1। तो इस तरह से ये हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों सेक्शन बी है। तो इसमें जो है हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इससे रिलेटेड ही नीचे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में देखिए, आपको एक मैप जो है वो दे रखा है और आपको नीचे 3 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है आइडेंटिफाई एंड नेम द रेलवे लाइन शोन ऑन द मैप। तो बच्चों देखिए, रशिया लिखा हुआ है मैप में, तो आपको पहचान जाना चाहिए कौन सा रेलवे लाइन है। ये है ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन। उसके बाद 19 का सेकंड जो क्वेश्चन है वो है नेम द कॉन्टिनेंट्स लिंक्ड बाय दिस रेल रूट। तो इस रेल रूट से कौन से 2 महाद्वीपों को जोड़ा गया है? तो इससे एशिया और यूरोप को जोड़ा गया है। तो ये 2 जो महाद्वीप हैं, एशिया और यूरोप, ये जुड़े हैं इस रेलवे लाइन से। और उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ दिस रेल लाइन इज़ हेल्पफुल फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड इन दिस रीजन। तो बच्चों ये एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तो यानी कि ये रूस में यहाँ बिल्कुल ईस्ट से शुरू होकर और इसके सारे फॉरेस्ट एरियाज़ को कवर करता हुआ, इसके जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उनको कवर करता हुआ, और कैपिटल रीजन मॉस्को से होकर भी जा रहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है किस तरह से ट्रेड को मतलब किस तरह से बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार सहायक है। तो इसमें आप इसी तरह से आंसर लिखेंगे कि ये जो है विभिन्न क्षेत्रों से, औद्योगिक क्षेत्रों से, महानगरों से और जो औद्योगिक मुख्य केंद्र हैं वहाँ से, ठीक है, और इवन द एग्रीकल्चरल जो एरियाज़ हैं वहाँ से होकर गुज़रता है। तो ये जो है जिससे कि मतलब
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान है, यानी कच्चा माल कह सकते, इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल या फिर जो भी कृषि उत्पाद हैं उनको मंडियों तक इसी रेल लाइन द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से ये व्यापार, और ये पोर्ट से, समुद्री पत्तनों से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये व्यापार में सहायक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर बनाएंगे। उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर विद द हेल्प ऑफ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो इसमें आपको क्या एक्सप्लेन, ये पहले चैप्टर से ही आपका क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है और चॉइस में भी है इसमें। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मीन्स के पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद। संभववाद क्या है कि जिसमें प्रकृति पे मानव के क्रियाओं की छाप है। तो इसमें आप आज के लाइफ का कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, इसके जो चॉइस में जो क्वेश्चन है वो है, द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म इज़ compared with traffic lights on the crossroad, analyze the statement with example। तो सेकंड जो है वो नव निश्चयवाद से है, न्यू डिटर्मिनिज्म वाला क्वेश्चन है कि इसको ट्रैफिक लाइट से क्यों कंपेयर किया गया है, और इसको, इस स्टेटमेंट को ही एनालाइज करना है कि जो नव निश्चयवाद है वो क्या है। वो ये कहता है कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए विकास करना पड़ेगा, यानी कि हमें मतलब स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं इसे। तो स्टॉप एंड गो मीन्स जस्ट जैसे ट्रैफिक लाइट्स में जब आपका रेड लाइट है तो यू हैव टू स्टॉप देयर, एंड देन ऑरेंज लाइट मीन्स यू हैव टू वेट और यू हैव टू थिंक, एंड देन ग्रीन लाइट मीन्स गो। तो इसी तरह से जो न्यू डिटर्मिनिज्म है उसमें भी यही है कि अंधाधुंध विकास की दौड़ में न शामिल होकर हमें रुककर प्रकृति को समझना होगा, प्रकृति के नियमों को समझना होगा और फिर हमको विकास जो है वो करना है। और इसी प्रकार से जो है मानव का जो विकास संभव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 ये है, व्हाट इज़ साइबर स्पेस, डिस्क्राइब एनी टू एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। तो यहाँ पे साइबर स्पेस क्या है और इंटरनेट के कोई 2 फ़ायदे जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि साइबर स्पेस जो है वो है क्या। तो ये है एक तरह से इंटर कनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि किस तरह से आज के समय में जो ये डिजिटल कम्युनिकेशन है ये किस तरह से बढ़ गया है और किस तरह से इंटरनेट, सोशल मीडिया और इस तरह के जो ऑनलाइन जो कम्युनिटीज़ हैं इसकी जो ग्रोथ है लास्ट डेकेड में कितनी अधिक हुई है। और इसके बाद इसके फ़ायदे जो हैं, इसके आपको एडवांटेजेस लिखने हैं कि इससे एक तो ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है वो हो गई है, और इससे जो है ई कॉमर्स, यानी आप देखते होंगे कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें कि ट्रेडिंग होती है, जिसमें कि सामान खरीदा बेचा जाता है, पब्लिसिटी की जाती है। तो ये सब जो है एक तरह से इसके फ़ायदे हम मतलब ये लिख सकते हैं इसके फ़ायदों में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन अबाउट 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 अलग अलग चरणों के बारे में बताइए। तो इसी में से एमसीक्यू भी पूछा गया था और इसी में से ये शॉर्ट आंसर भी पूछा गया है इसी टॉपिक पर। तो इसमें आपको चारों चरण जो हैं वो मेंशन करने हैं अलॉन्ग विद देयर टाइम पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहला जो चरण है, फर्स्ट फेज़ जो है वो 1901 से 1921 तक का है, और ये क्या है, पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, यानी कि स्थिर जनसंख्या की अवधि का काल इसे कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड फेज़ जो है
वो है 1921 से 1951 तक का। और ये जो है ये है पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जहाँ पे धीमी गति से जो है जनसंख्या वृद्धि हुई। उसके बाद जो थर्ड फेज़ है, जो तृतीय चरण है, वो है 1951 से 1981 तक का। और ये पीरियड जो है दिस इज़ द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, यानी भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि का काल जो है वो तृतीय चरण में ही है। तो इसमें जो ग्रोथ रेट था वो 2.2% हो गया था। इसके बाद जो लास्ट है फोर्थ फेज़ जो है वो 1981 से अब तक का है। और इसमें क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन रिमेन्ड हाई बट इट स्टार्टेड शोइंग और डिक्लाइन, मतलब जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है लेकिन मतलब वही वृद्धि दर घट गई है, ठीक है, उस रेट से नहीं बढ़ रही है। तो ये है जनसंख्या वृद्धि का चौथा चरण। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इन इंडिया? भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो जो भारत में आप देख ही रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ जितने भी बनाए गए हैं, उन पे काम चल रहा है। तो इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। तो आप, क्योंकि 3 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको पॉइंट वाइज बना दीजिए कि बेहतर जीवन स्तर, जो नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर देना, और स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण देना। फिर है कि स्मार्ट सिटी में मतलब विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देना जिससे कि नागरिकों का जीवन स्तर जो है वो बढ़ सके, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। फिर सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना, और इसके साथ साथ जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास करना, और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना, बेहतर सुविधाएं प्रदान करना नागरिकों को। तो इस प्रकार से ये सब जो है ये स्मार्ट सिटी के मुख्य उद्देश्य हैं। नाउ सेक्शन डी। तो सेक्शन डी जो है वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें, और कुछ क्वेश्चंस में चॉइसेस भी दी गई हैं, लेकिन आपको इसमें 5 क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। और इसमें सबसे पहला जो 24th क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में प्रचलित जो है व्यापक वाणिज्यिक अनाज की जो खेती है उसकी 5 विशेषताएं लिखनी है आपको, और इसमें कोई चॉइस भी नहीं है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले तो कि ये कृषि की मुख्य उपजें क्या हैं। तो इसकी वीट जो है, गेहूं जो है वो मुख्य उपज है। गेहूं के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में जो है वो बार्ले, ओट्स और कॉर्न्स वगैरह भी जो है दे आर ऑल्सो ग्रोन। उसके बाद सेकंड इज़ द साइज़ ऑफ फार्म, यानी कि फार्म का आकार जो है वो इसमें बड़ा होता है, क्योंकि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है तो इसमें जो है फार्म का आकार यानी खेतों का जो साइज़ है, फार्म का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। थर्ड इज़ क्योंकि फार्म का आकार बड़ा है तो जो कल्टीवेशन है दैट इज़ डन बाय द मशीनरी, या इसमें उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और कई जो मॉडर्न टूल्स और मशीनरीज़ हैं उसका इसमें इस प्रकार की कृषि में प्रयोग किया जाता है। थर्ड, ये कृषि जो है उन देशों में की जाती है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं, ठीक है, जहाँ पे कि पॉपुलेशन साइज़ कम है लेकिन जो एरिया है वो ज़्यादा है, यानी कि देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं वहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि देयर इज़ लो यील्ड पर एकड़ बट हाई
यील्ड पर पर्सन, यानी कि क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी पहले भी बताया कि जनसंख्या कम है तो पर पर्सन तो जो उत्पादन है वो अधिक होता है, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो अधिक होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो यहाँ पे कम होता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। और इसके बाद आप मेंशन करेंगे कि ये किन किन क्षेत्रों में की जाती है। तो पूरे विश्व भर में जो है ये यूरेशियन स्टेपीज़ जो मैदान है वहाँ पे की जाती है। फिर ये कनाडा और अमेरिका के जो प्रेरी मैदान हैं वहाँ पे की जाती है। अर्जेंटीना के क्षेत्रों में की जाती है। साउथ अफ्रीका के जो वेल्ड्स हैं, यानी बिल्कुल जो मतलब अफ्रीका का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन जो है वहाँ पे जो है ये की जाती है कृषि। और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के जो है डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी प्लेन्स, ठीक है, न्यूजीलैंड में जो है कैंटरबरी प्लेन्स जो है वहाँ पे जो है ये कृषि की जाती है, यानी कि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन जो है वो इन क्षेत्रों में विश्व में की जाती है। और आप एक बार इसमें बुक में मैप भी चेक कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे ये स्थान है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाई टेक्नोलॉजी और सिंपली हाई टेक इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, जस्टिफाई स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि जो उच्च प्रौद्योगिकी है या उच्च तकनीक जो है वो विनिर्माण गतिविधियों की नवीनतम पीढ़ी है। तो इस कथन की पुष्टि करनी है, मतलब आपको इसको समझाना है कि किस तरह से जो वर्तमान समय में हाईटेक इंडस्ट्रीज जो हैं वो ही सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे आपको हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिखते हुए और उसकी जो मेन फीचर्स हैं कि किस प्रकार की ये होती हैं, प्रॉपरली प्लान्ड होती हैं, और यहाँ पे स्किल्ड लेबर जो है वो चाहिए होता है, और पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है, क्लीनलीनेस का ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। और ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके जैसे नहीं, बल्कि ये पूरे मतलब एयर कंडीशन्ड होती हैं, कंप्यूटर एडेड यहाँ डिज़ाइनिंग होती है, और इवन रोबोट्स का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको मतलब पूरा जो ये हाईटेक इंडस्ट्रीज़ है इसका मतलब एक तरह से इसके बारे में लिखना है, इसके मेन फीचर्स की कहाँ कहाँ पर, और इसमें से जो प्लेसेस भी मेंशन करेंगे कि जैसे सिलिकॉन वैली है नियर सैन फ्रांसिस्को, तो ये जो है मतलब इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप हाईटेक इंडस्ट्रीज़ का जो कंसेप्ट है उसको ही इसमें क्लियर करेंगे। और इसी के साथ चॉइस में एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशंस, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। हाँ जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने के उद्योग जो हैं वो अलग अलग स्थान क्यों चुनते हैं, और औद्योगिक स्थान को प्रभावित करने वाले कारक। तो औद्योगिक यहाँ पे आपको यही मेंशन करना है कि सबसे पहले तो कि बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं अलग अलग स्थान क्यों चुनते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो जो उनको उद्योगों के स्थानीकरण के जो कारक होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। और उन कारकों में क्या क्या कारक होते हैं, जैसे कि जलवायु, ठीक है, जलवायु को एक्सप्लेन करना है, कच्चे माल की सुविधा, ठीक है, क्योंकि ये बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं तो यहाँ पे कच्चा माल जो है हर चीज़ का मतलब हर फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसलिए कच्चे माल की सुविधा जो है वो पास से होनी चाहिए। बड़े पैमाने के उद्योग हैं तो वहाँ पे श्रम शक्ति भी अधिक चाहिए, तो चीप लेबर जो है वो नियर बाय होनी चाहिए। उसके साथ साथ गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, परिवहन का साधन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बिग मार्केट, ठीक है, और एक जो शक्ति संसाधन
ठीक है, ये सब जो हैं ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि उद्योगों का जो स्थान है उसको प्रभावित करने वाले ये सब कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स नीडेड फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, यानी कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक 5 उपाय जो हैं वो आपको बताने हैं। तो इंदिरा गांधी जो कमान क्षेत्र है उसमें जो सतत पोषणीय विकास हेतु जो उपाय हैं उसमें सबसे पहला आप लिखेंगे कि जल प्रबंधन नीति, यानी कि वहाँ पे जल प्रबंधन नीति का जो है वो कठोरता से उसको लागू किया जाना चाहिए कि कितना प्रतिशत जल जो है वो चारागाहों के लिए होना चाहिए, कितना प्रतिशत जल जो है वो वनीकरण और कितना प्रतिशत जल जो है वो फसलों की सिंचाई वगैरह के काम में लगना चाहिए। तो इसके लिए एक खास प्रावधान होना चाहिए कि जल का जो हम बंटवारा है वो किस तरह से करें। दूसरा है कि जो जल सघन फसलों का पर नियंत्रण, यानी कि क्योंकि जो ये इंदिरा गांधी नहर का जो कमान क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर अधिक जल का प्रयोग करेंगे तो उससे भी मतलब मिट्टी में लवणता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पे इस प्रकार की फसलें लगाई जाएं जिससे जिनको कि कम जल की आवश्यकता हो और जो कम जल में मतलब अच्छा उत्पादन दे। उसके बाद है थर्ड की वनीकरण, क्योंकि ये लवण इत्यादि की जो जल भराव की जो समस्या है इस क्षेत्र में, तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसका प्रभाव कम करने के लिए यहाँ पे जो है वो वनीकरण का जो प्रोग्राम है वो चलाया जाना चाहिए और चारागाहों के विकास पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि कृषि हेतु जो है वित्तीय और जो संस्थागत सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे प्रदेश में अगर सतत पोषणीय विकास का अगर लक्ष्य रखा गया है तो यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ पे कृषि जो है भूमि जो है वो बहुत अधिक उपजाऊ नहीं है, तो किसान जो हैं वो जो निर्धन किसान है खासकर उनके लिए कुछ वित्तीय सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे कि वो कृषि को और अच्छा कर सकें। और इसके साथ साथ इसमें जो है वो ये है कि बहते जल के मार्ग जो है वो मार्ग क्षति पर नियंत्रण, यानी कि जैसे जितने भी जो वहाँ के नाले हैं जिनके द्वारा पानी जो है वो खेतों में भेजा जाता है या नहरों से निकाल कर छोटे नालों द्वारा सिंचाई की जाती है, तो उनको भी पक्का किया जाना चाहिए जिससे कि मतलब जल की क्षति ना हो और मार्गों की क्षति भी ना हो और जो ये पूरा प्रोग्राम है इंदिरा गांधी नहर के साथ जो ये सतत पोषणीय विकास उस क्षेत्र का किया जाना है तो वो मतलब वहाँ पे हो सके। तो इस तरह से ये आपको पॉइंट वाइज ये जो आंसर है ये आपको करना है। उसके बाद इसका चॉइस में एक और भी क्वेश्चन है, वो है डिस्क्राइब 5 मेन पॉइंट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड इन भरमौर रीजन, यानी कि भरमौर क्षेत्र में क्रियान्वित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं की मुख्य के जो 5 मुख्य बिंदु हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। तो इसके आंसर में बच्चों सबसे पहले तो आपको इसका इस प्रकार से लिखना है कि पहले सबसे पहले तो ये बताना होगा कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र है कहाँ पे, तो ये चंबा ज़िला जो कि हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे स्थित है और
इस क्षेत्र में जो भरमौर और होली 2 तहसील इसमें सम्मिलित हैं। और ये जो विकास प्रक्रिया थी ये 1970 के दशक में शुरू की गई थी, जब यहाँ के जो नेटिव हैं गद्दी लोग कहा जाता है उन्हें, गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया था। तो इसके जो इनके जो इनका जो प्रोजेक्ट है, इस सतत पोषणीय विकास कार्यक्रम जो यहाँ पे शुरू किया गया, तो उसके अंतर्गत जो आपको बिंदु लिखने, सबसे पहला यहाँ पे है कि कृषि विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कि क्या किस प्रकार से वहाँ पे कृषि विकास हुआ और क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी की गई। फिर उसका सेकंड पॉइंट जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें देंगे आप कि किस प्रकार से वहाँ पे डेयरी उत्पादन में सुधार किया गया, और साथ साथ में जो लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो उनके क्योंकि बेसिकली ये लोग पशुपालन अधिक करते हैं, तो उनके पशुओं का मतलब कि उनको उनके लिए दवाइयाँ और वैक्सीनेशन वगैरह ये सब फैसिलिटीज़ इस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको दी गई। और उसके बाद थर्ड है पॉइंट आप बना सकते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन, कि उनके शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है, और वहाँ पे स्कूल्स और उनके कई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी मतलब वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर खोले गए हैं। और साथ साथ में उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो हैं वो हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब खोल के उनको ये सुविधाएं भी दी गई हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे कि इसका लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि किस तरह से वहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली पहुँचाई गई, और साथ साथ में रोड कनेक्टिविटी की, मतलब वो एक बहुत ही मतलब ट्राइबल एरिया है, बहुत ही रिमोट एरिया है हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ पे मतलब उनको रोड से कनेक्ट करके उनको मतलब उस जगह को मतलब एक्सेसिबल बनाया गया है कि वहाँ तक पहुँच, आज का जो मॉडर्न टाइम है उसकी पहुँच वहाँ तक हो सके। तो इसलिए उस क्षेत्र को जो है रोड से कनेक्ट किया गया है। और नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट बनाएंगे वो है कि सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट, तो जिसमें सोशल वेलफेयर में कि वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको मतलब उनको आगे लाया गया, उनको एम्पावर किया गया है कि किस तरह से वो इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपने क्षेत्र का विकास कर पाएँ। और यूथ डेवलपमेंट एक आप इसमें पॉइंट दे सकते हैं कि वहाँ के बच्चे और जो जवान हैं उनको भी मतलब शिक्षित करके ट्रेनिंग वगैरह, और उनको भी रोज़गार की सुविधाएं देकर इस क्षेत्र का जो है वो विकास जो है वो किया जा रहा है, या जो विकास कार्यक्रम है ये उसके मुख्य बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्राइब द चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट्स, यानी कि भारत में के जो आयात में बदलाव जो आए हैं उसका आपको वर्णन करना है। तो इसमें बच्चों आपको भारत के व्यापार में जो जो चेंजेस आए हैं, और जो मतलब पहले भारत क्या आयात करता था, क्या इंपोर्ट थे भारत के, और आज के समय में क्या है, तो उसको कंपेयर करके लिखना है। जैसे शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न गुड्स, देन इंक्रीज इन ऑयल एंड एनर्जी इंपोर्ट, और राइज ऑफ कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, है ना। तो इस तरह से आपको जो है कंपेयर करते हुए इसको आंसर करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसी की चॉइस में क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सी पोर्ट, व्हाई आर दे टर्म्ड एज गेटवेज ऑफ
इंटरनेशनल ट्रेड। तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार हमने क्लास में भी डिस्कस किया है कि मतलब समुद्री जो बंदरगाहें हैं उनका लाभ क्या है और उनको गेटवे क्यों कहा जाता है। तो इसमें भी आप जो सी पोर्ट्स के एडवांटेज हैं तो वो लिखेंगे कि ट्रेड के लिए ये अच्छा है। मैक्सिमम ट्रेड जो है देश का वो सी पोर्ट से ही किया जाता है, तो एक्सलेंट ट्रांसपोर्टेशन है। फिर कैपेसिटी ज़्यादा है सी पोर्ट्स से, जो हम जो आयात और निर्यात करते हैं। फिर असेसिबिलिटी है, सेफ्टी है और सिक्योरिटी है इसमें गुड्स की ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसलिए ये सब बेनिफिट्स हैं समुद्री बंदरगाह के। और इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये भी जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो जनरली 2.5 मार्क्स का होगा। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, तो 2.5 का ये पहला पोर्शन और 2.5 का नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट है वो पूछा गया है कि सी पोर्ट्स को गेटवे क्यों कहा जाता है। तो गेटवे इसलिए कहा जाता है कि जो भी ट्रेडिंग के लिए यहीं से आयात और निर्यात होना है। फिर साथ साथ में जो कार्गो कंसोलिडेशन है, यानी कि जो भी सामान उतारा और चढ़ाया जाता है वो सी पोर्ट से ही उतारा और चढ़ाया जाता है और यहाँ से फिर पूरे देश में ये इधर उधर भेजा जाता है, या पूरे देश से पहले यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और फिर इसको मतलब दूसरे देश में निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से मतलब ये एक गेटवे का काम करता है, जहाँ से कि मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो होता है। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको नमामि गंगे प्रोग्राम जो है उसके 5 मुख्य जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया गंगा सफाई का, गंगा को पोल्यूशन फ्री करने का ये एक प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम जो है ये जून 2014 में ये शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना और गंगा का संरक्षण और ये सब जो है इसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो इसके मुख्य उद्देश्य जो अब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, सबसे पहले कि डेवलपिंग सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन टाउन्स, की जैसे कि गंगा शहरों जिन जिन शहरों से होकर गुजरती है तो जितना भी सीवरेज है वो गंगा में डायरेक्टली डाल दिया जाता है। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि उसको आफ्टर ट्रीटमेंट जो है उस जल को गंगा में मिलाया जाए। सेकंड है मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो गंगा में डाले जाते हैं तो उनको भी मॉनिटर किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट। ठीक है, तो रिवर और उसका जो फ्रंट, रिवर फ्रंट का मतलब होता है बच्चों कि जो रिवर के, तो रिवर के जो आसपास का क्षेत्र है, रिवर कहाँ से होकर गुजर रही है उसके आसपास जो भी शहर है तो उसका भी विकास करना। और उसके साथ साथ अफॉरेस्टेशन करना उसके बैंक्स पर, ताकि बायोडाइवर्सिटी को भी बचाया जा सके। और इसके साथ साथ क्लीनिंग ऑफ रिवर सरफेस, उसका जो सरफेस है उसको भी क्लीन करना। और डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल।
तो इस तरह से, और मेन चीज़ है अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस इन पब्लिक, कि लोगों को भी जागरूक किया जाए गंगा के प्रति कि इसको हमें प्रदूषण से मुक्त रखना है और इसको हमें साफ रखना है। तो ये ही नमामि गंगे प्रोग्राम के मुख्य जो हैं वो उद्देश्य हैं। इसके बाद इसकी चॉइस में ही दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो मलिन बस्तियां हैं उनकी समस्याओं का यहाँ पे वर्णन करना है। तो भारत में जो ये गंदी बस्तियों की जो समस्या है, ये काफ़ी, स्लम की जो समस्या है काफ़ी बड़ी है और इसकी मुख्य समस्याएं जो हैं वो आपको लिखनी है। तो सबसे पहली समस्या जो क्या है कि पुअर हाउसिंग कंडीशन की, जो वहाँ पे बस्तियों में, स्लम्स में जो हाउसिंग कंडीशन होती है वो बहुत पुअर होती है। ना तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना उसमें सैनिटेशन या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी ये सब समस्याएं रहती हैं। और एक जो इसमें समस्या होती है वो होती है ओवर क्राउडिंग की, कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थोड़े से एरिया में रह रही होती है विदाउट एनी हाइजीनिक कंडीशंस। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें देंगे हम सैनिटेशन एंड हेल्थ का, कि मतलब यहाँ पे लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़, यहाँ पे कोई भी स्वच्छता जो है, साफ़ सफाई की बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होती है साफ़ सफाई। और हेल्थ रिस्क्स होते हैं यहाँ पे, पुअर सैनिटेशन की वजह से यहाँ पे कई बीमारियाँ जो हैं, जैसे कि हैज़ा या फिर अतिसार वगैरह, या कई रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ होती हैं वो यहाँ पे अक्सर लोगों को हो जाती हैं। और इसके साथ साथ लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, यहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग बच्चों की नहीं हो पाती है और हेल्थ केयर नहीं हो पाती है, जिससे कि इनके मतलब कई सारे मतलब ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, या इलनेस या फिर महामारी बीमारी वगैरह फैलने का सबसे पहला जो खतरा होता है वो यहीं पे होता है। और फिर नेक्स्ट हम देंगे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्योंकि यहाँ पे मतलब जनरली जो होते हैं वो डेली वेजेस वर्कर्स या फिर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो ये भी मतलब स्लम्स की एक समस्या है। और लैक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई मतलब कमाई का ज़रिया बहुत अधिक नहीं होता है, तो जिससे कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बहुत ही लो होता है। फिर है इन्वायरमेंट, एक पॉइंट और उसमें यूज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे क्राइम एंड वायलेंस, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, तो अधिकतर यहाँ पे अपराध और नशे वगैरह का काफ़ी ज़्यादा चलन होता है। तो जो कि मतलब एक थ्रेट है सोसाइटी के लिए। तो उसके बाद इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं बहुत ही मतलब पॉल्यूटेड होते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, गार्बेज डिस्पोज कहीं हो नहीं पाता है, तो सब कुछ मतलब वहाँ पे गंदगी बहुत अधिक रहती है। तो इस तरह से हम ये गंदी बस्तियों की जो समस्याएं हैं वो इस तरह से इन पॉइंट्स के अंडर हम कवर करेंगे।